नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोथेरेपी के बारे में। कल हमने हाइड्रोथेरेपी के बारे में क्या पढ़ा? हमने क्या पॉइंट पढ़े थे? हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में हमने क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट पढ़ा था टिप बाथ यानी कि कटी स्नान। दूसरा हमने पढ़ा स्पाइनल बाथ यानी कि रीढ़ स्नान। तीसरा पढ़ा स्टीम बाथ यानी कि भाप स्नान। आज हम कवर करेंगे सिट बाथ यानी कि मेहन स्नान। अब इसके बारे में जानेंगे मेहन स्नान क्या होता है, किसके लिए उपयोगी होता है, क्या उपचार है, क्या इसकी अवधि है, इसको सबसे हम संदर्भ में इसको बारे में हम जानते हैं। मेहन स्नान यानी कि सिट बाथ, इस स्नान को विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक लुई कूने को कहा जाता है। इस जो प्राकृतिक चिकित्सक था लुई कूने, उसने इसका आविष्कार इन्वेंशन किया था इस स्नान का। इन्होंने कटी स्नान और मेहन स्नान पर विशेष बल दिया था। अब बात की जाए कटी स्नान और मेहन स्नान, दोनों का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? लुई कूने। हाँ, मेहन स्नान को शीशन स्नान, इंद्रण स्नान, जनेंद्रिय स्नान, घर्षण मेहन स्नान, ठंडा मेहन स्नान, मेद्र स्नान, मेद्र बस्ती और आदि नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में मेहन स्नान की अनेक विधियां प्रचलित है, इसलिए उपयुक्त सभी नाम अलग अलग होते हैं। मूल रूप से मेहन स्नान को प्रदर्शित करते हैं। यह स्नान पुरुष और महिला दोनों के से संबंधित है। यह स्नान महिला और पुरुष दोनों के लिए समान गुणकारी है। मेहन स्नान सामान्यतः ठंडे जल में किया जाता है। ठंडे जल से मेहन स्नान किया जाता है, लेकिन रोग विशेष में गर्म जल में भी मेहन स्नान का उपयोगी हम कर सकते हैं। मेनली इसको करते हैं ठंडे जल से, लेकिन रोग विशेष के लिए हम इसमें गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अब पढ़ते हैं, इसका मेथड क्या है मेहन स्नान का मेथड, विधि क्या है इसकी, किस मेथड में करते हैं। तो मेहन स्नान करने की क्या मेथड है? कटी स्नान के टब में के अंदर 6 से 8 इंच तक, कटी स्नान के टब के अंदर 6 से 8 इंच तक पाटा, तिपाही, स्टूल आदि रखने के बाद उस टब में इतना ठंडा पानी भर दे कि स्टूल, तिपाही, पाटा की ऊपरी सतह को पानी स्पर्श न करे। यानी कि कटी स्नान वाले टब में अपने पाटा, तिपाही जो भी रख रहे हैं तो उसमें इतना ही पानी भरना है कि ऊपर वाली सरफेस को टच ना करे। ठीक है। इसके बाद कटी स्नान की प्रक्रिया की इस तरह व्यक्ति की तिपाही, पाटा, स्टूल आदि पर निर्वस्त्र होकर बैठ जाता है। बिल्कुल नेक्ड बॉडी में स्नान लिया जाता है। ये इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी स्नान होता है। इसमें निर्वस्त्र होके क्या किया जाता है, जो कटी स्नान का जो टब है उस टब के अंदर इतना पानी, ठंडा पानी भरना है, इतना पानी भरना है कि टब की अपर स्पेस को टच ना करे। जो अपर सरफेस से टच उसकी टब की उसको टच ना करे, इतना पानी इसको भरना है। अच्छा, आगे क्या पॉइंट बताया गया है? किसी साफ सुथरे मोटे कपड़े, टॉवल, रुमाल आदि को पानी में भिगोकर बार बार शरीर के ऊपर भाग से धोया भी जा सकता है। अर्थात धार बनाकर पानी की एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन्स को भी हम वॉश कर सकते हैं। जो हम मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, जो प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स की क्लीनिंग भी हम इससे कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ टॉवल, बाय हेल्प ऑफ एनी हैंकी, और इसका हम एक एक धार बना के भी इसको हम क्लीन आउट करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को तो नहलाती है माता ही, ऐसे नहलाती है ना। हाँ, आगे क्या पढ़ते हैं इसमें? इसका विशेष क्या होता है? मेन स्नान के बाद जेनेटिकल ऑर्गन्स को साफ कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि इस स्नान में क्या होता है, सिट बाथ के अंदर हम पानी, ठंडा पानी स्टोर करें कितना कि उस सरफेस को टच ना करे। उसके बाद निर्वस्त्र होकर हमें बैठना है, तो वाटर्स को अपनी जो बॉडी को टचिंग करेगा, सरफेस को अपने शरीर की भी टच करेगा। और मेन स्नान में क्या बोलते हैं इसको? सिट बाथ, यानी कि इसमें बैठना ही तो है, उस स्टूल पे बैठना ही होता है निर्वस्त्र होके। तो अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स को भी क्लीन कर लेना चाहिए पूरी बॉडी के बाद में, जैसे पैर के साथ साथ। अब इसका दूसरा विशेष पॉइंट क्या है? चिकित्सक के दिशा अनुसार ही स्नान को करना चाहिए। तीसरा, मासिक धर्म के समय यह स्नान नहीं करना चाहिए फॉर फीमेल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिया पोट या बाल्टी में रबड़ की नली लगाकर भी स्नान के लिए लाभ उठाया जा सकता है।
एनिया पोट या बाल्टी में रबड़ की नली लगा के भी, क्योंकि जेनेटिकल ऑर्गन को वॉश करना है तो इस स्नान का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मल मूत्र आदि त्याग के बाद सुबह शाम मेहन स्नान लेना उपयुक्त रहता है। जो मॉर्निंग टाइम में जब हम फ्रेश हो जाते हैं बाउल मूवमेंट के बाद में, आफ्टर अपना स्टमक बिल्कुल खाली हो जाए, उसके बाद ये स्नान लेना बहुत ही उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेकिन रोग विशेष में दिन में 3 या 4 बार स्नान ले सकते हैं। अब इसके बढ़ते ही स्नान हमने पढ़ा मेन स्नान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक बाथ। इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी जैसे हमने पढ़े कटी स्नान, तो इस स्नान सिक बाथ का मैच किससे है, कटी स्नान से। कटी स्नान में क्या वर्णन किया गया, एक टब था, हमने पानी उसमें भी रखा था, पानी इसमें भी रखा है, लेकिन इसमें क्या करना है, कटी स्नान वाले पात्र में, पोट में एक स्टूल, टिपाही, टेबल कुछ भी लगा के उसमें ठंडा पानी इतना स्टोर कर दो कि उसके ऊपर वाली सरफेस को टच ना करे। और क्या करना है अपने को, माता बहनें कोई भी स्नान को ले सकती है, जो भी हर टाइप का रोगी भी ले सकता है, नॉर्मल बॉडी भी ले सकती है, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, वहीं ऑल टाइप के ह्यूमन बींग्स स्नान को ले सकते हैं। दूसरा क्या करना, निर्विस्तर होकर हमें क्या बैठना है, स्टप में बैठना है। बैठने के बाद क्या करना है, जेनेटिकल ऑर्गन्स भी क्लीन कर लेना है और अपने होल बॉडी को भी क्लीन कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ टॉवल, हैंकी, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया था, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया था, दिन में 3 या 4 बार हम ले सकते हैं रोग विशेष के साथ, और नॉर्मल बॉडी एक बार ले सकते हैं। समझ में आया कि ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, इसके बेनिफिट्स। अब कटी स्नान का मैच और मेहन स्नान का मैच तो एक ही था ना, इनको इन्वेंट करने वाले इनके था लुई क्या लुई के। हाँ। अगला पॉइंट क्या आता है, बेनिफिट्स। जब हम बात करते हैं इसके लाभ, इस स्नान से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे, तो पहला बेनिफिट्स में क्या पॉइंट बताया गया है, सभी प्रकार के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र रोग ठीक होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया है, मेन स्नान करने से काम वासना नियंत्रण होती है, यानी कि अपनी वे ऑफ एंडुरेंस पावर इज आल्सो मेंटेन बाय हेल्प ऑफ दिस मेन स्नान यानी कि शीत बाथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, शरीर की गर्मी शांत होती है। क्योंकि देखो, गर्मी शांत होने का, मूत्र विकार होने का, इंटीमेशन पॉइंट्स, एंडुरेंस पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स मेन स्नान से क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है, तो अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर रेडिएंट होते हैं। अब जो भी आप ठंडी चीजें, गर्म चीजें खाते हो, जो भी दवाई खाते हो, सबसे पहले किसमें पता चलती है, टॉयलेट के थ्रू। जलन होना, यूरिनरी इन्फेक्शन होना, द कलर ऑफ टॉयलेट इज पेल वाइट, ये सब किससे पता चलता है, ये हमारे खान पान से। हम रोगी को डायग्नोस करेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं, एक चिकित्सक के कहने पर, परामर्श चिकित्सक ही देंगे। डायग्नोस करने के बाद इसके बेनिफिट हम पढ़ रहे हैं, तो बेनिफिट में हमने 3 पॉइंट पढ़े। चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है, मन शांत व प्रफुल्लित हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, पेट के रोगों में यह स्नान बहुत उपयोगी है। एक पॉइंट और है, महिलाओं के अनियमित मासिक धर्म में भी ये लाभकारी है। अनियमित, जैसे मैंने कल आपको बताया था, PCOS या PCOD, पॉलीसेकेराइड ओवेरियन डिसऑर्डर, इसमें सारा खेल किसका था, हॉर्मोन्स का। अगर ये स्नान लेने से क्या होता है, मानसिक स्थिति हल्की पड़ती है, अच्छा फील, यानी कि प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रफुल्लित होते ही कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो क्या होता है, हम इस साइक्लिंग को भी बैलेंस कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ डाइट, बाय हेल्प ऑफ दिस थेरेपी। ठीक है, और स्पाइनल बात में भी इसका वर्णन पढ़ा था। लेकिन अगर बोला जाता है शरीर की गर्मी शांत होती है, अब एक ऊपर एक पॉइंट आया था इसमें, वो पॉइंट ये था, इसमें मूत्र रोग ठीक होता है सभी प्रकार। अब जो किडनी से जुड़े जितनी बीमारी होती है वो बाय यूरिया के थ्रू हो रही है, किसी के थ्रू हो रही है, लेकिन इसमें मूत्र रोग बोला गया है तो द वे ऑफ एक्सक्रीकेशन, मूत्र रोग यानी कि मूत्र मार्ग के हेल्प से मूत्र रोग ठीक होते हैं बाय हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गर्भाशय के रोगों में ये स्नान बहुत उपयोगी होता है। अब आपने देखा होगा गर्भाशय, जैसे भाई कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको डॉक्टर शीत बात बताता है, उसको शीत बात बताता है, तो उसके लिए भी उपयोगी होता है।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हाइड्रोथेरेपी में वो है फुट बाथ, यानी कि पाद्य या फिर पद्म स्नान। फुट बाथ है तो सीधी बात पैरों का स्नान, कौन आ रही है कि पैरों का स्नान। इसमें क्या गया है, तब बाल्टी या किसी पात्र में दोनों पैरें घुटनों तक डुबाए रखना, घुटनों तक। यह मुख्य रूप से हाँ, ये दो टाइप के होते हैं स्नान, एक गर्म पानी में एक ठंडे पानी में। भाई फुट बाथ यानी कि पैरों का बाथ किस में ले सकते हैं, टब में, बाल्टी में, किसी भी चीज़ों में ले सकते हैं, लेकिन लेते हैं दोनों पैरों का। पानी किस टाइप के यूज होते हैं, दो पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी। उपकरण क्या होने चाहिए, जो उपकरण मैंने आपको बताया, भाई एक बाल्टी हो गई, एक टब हो गया, कुर्सी हो गई और ब्लैंकेट हो गई। ब्लैंकेट की जगह हम कॉटन टॉवल भी ले सकते हैं, तो स्टोल टाइप। कहने का मतलब क्या है, बकेट तो ले ली पैर डालने के लिए, टब डाल लिया पैर डालने के लिए, चेयर ले लें बैठने के लिए, और टॉवल ले लें वाइप करने के लिए, और ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए। आए समझ में। अब इसमें विधि क्या है उसको सुनो। बाल्टी या टब में रोगी की अवस्था, मौसम, रोग आदि के अनुसार ठंडा या गर्म पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद भरी बाल्टी में दोनों पैर पानी में डाल दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, गर्म स्नान लेते समय व्यक्ति को 1 या 2 गिलास सामान्य पानी पिलाया जाता है। गर्म स्नान जब देते हैं तो उसको 1 या 2 गिलास नॉर्मल वाटर पिलाया जाता है। वही क्या, टेम्परेचर रेडिएंट करने के लिए बॉडी के लिए, क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो रेडिएंट कर लेते हैं पहले। दूसरा क्या पॉइंट बताया, और सिर पर भीगा हुआ गीला तौलिया। ठंडे स्नान को तो हम नॉर्मली कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन गर्म स्नान में क्या वर्णन किया गया है कि हम एक तो टेम्परेचर रेडिएंट करने के लिए भी पेशेंट को, रोगी को 1 से 2 गिलास सामान्य पानी पिलाते हैं। दूसरा, गीला कपड़ा, गीली पट्टी उसके माथे पे लगा देते हैं ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बॉडी का आइसोथर्मल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, हाँ, हॉट फुट बाथ। अब हॉट फुट बाथ में क्या एक चीज क्या बताया कि हॉट फुट बाथ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसमें टेम्परेचर बोला गया, टेम्परेचर 39 डिग्री टू 43 डिग्री सेल्सियस। इसी तापमान के पानी में हम कर सकते हैं 39 टू 43 डिग्री। अब ये कैसे पता चलेगा, वाटर लेवल भी चेक करना पड़ेगा। एक चीज क्या समझे, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले पानी का तापमान, गर्म पानी की विधि करने के लिए, यानी कि गर्म पैरों का पद्म स्नान करने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर रेडिएंट क्या होना चाहिए 39 डिग्री से लेके 43 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और समर में इसकी अवधि क्या होती है, गर्मियों में तो इसकी अवधि होती है 10 से 15 मिनट, ये होती है इसकी टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है, इन विंटर, ये तो था समर में, गर्मियों में। विंटर में क्या होता है, विंटर में इसकी अवधि होती है अप टू या फिर मैक्सिमम 20 मिनट्स, 20 मिनट। अब देखो क्या पढ़ा हमने, इस स्नान को करने के लिए गर्मियों में कितना टाइम करना चाहिए, 10 से 15 मिनट करना चाहिए, और सर्दियों में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम 20 मिनट तक कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए पानी का, 39 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस स्नान को करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, टब चाहिए, बाल्टी चाहिए, एक कपड़ा चाहिए वाइप करने के लिए यानी कि टॉवल चाहिए, और क्या चाहिए इसमें, ब्लैंकेट चाहिए, ठंडी पट्टी चाहिए, टेम्परेचर रेडिएंट होना चाहिए, सामान्य पानी के गिलास 2 पी लेना चाहिए। कब, हाँ, गर्म स्नान लेने से पहले। ठंडा, अब हमने पढ़ा है गर्म स्नान, हम पढ़ते हैं ठंडे, कोल्ड के बारे में। ये पॉइंट नोट कर लिया आपने 39 वाले। अब इसमें दूसरा क्या है, कोल्ड। अब कोल्ड शीट बाथ, कोल्ड फुट बाथ तो पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब कोल्ड फुट बाथ में क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 7 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। वो तो हॉट का था 39 टू 43, कोल्ड का क्या है 7 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका होना चाहिए तापमान। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वो ये आता है रोग की अवस्था, रोगी की आयु एवं मौसम के अनुसार
ठंडा पाद्य स्नान 2 मिनट से 5 मिनट तक किया जाता है। 2 मिनट से कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? रोगी की उम्र, आयु, रोगी का उपचार, टाइम पीरियड कब से है, इस हिसाब से हम तीनों कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन डायग्नोस करने के बाद में ही इसका टाइम पीरियड क्या देते हैं? 2 मिनट से 5 मिनट के अंतराल में ही स्नान देते हैं। कौन सा स्नान? कोल्ड बाथ। तापमान क्या होना चाहिए पानी का? 7 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? विशेष। इसके विशेष क्या होते हैं? तो विशेष हमने क्या पढ़ा? ये स्नान डायबिटीज, पैरों में सूनापन, उच्च रक्तचाप आदि रोगों में नहीं देना चाहिए। ये इसका विशेष है। ये कब कब नहीं देना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं देना ये स्नान? एक तो नहीं देना चाहिए डायबिटीज की कंडीशन में, दूसरा हाई बीपी, तीसरा तीसरा क्या कहना था? पैरों में सूजन यानी कि स्वेलिंग, क्योंकि स्वेलिंग रोकने का काम कौन करता है? ठंडा थोड़ी करेगा। टेम्परेचर विंटर्स का है 7 डिग्री 7 to 18 डिग्री जी, 7 to 18 डिग्री। हम 36 से नीचे 18 डिग्री से ऊपर तक दे सकते हैं, लेकिन इस तापमान में नहीं देना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं 7 से 18 डिग्री सेल्सियस में। इस तापमान में इन रोगियों को स्नान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ये स्नान लेना चाहिए। किस रोग में कौन सा स्नान देना है, अर्थात ठंडा स्नान या गर्म स्नान, निर्धारित प्राकृतिक चिकित्सक स्वयं करता है। और वो क्या होती है? इनकी डायग्नोसिस एंड रिसर्च, कि किस बीमारी है, क्या अवधि है, कितना टाइम पीरियड है, क्या उम्र है, किस बीमारी के लिए अच्छा होता है, किसके लिए नुकसान करता है। अगर जेनेटिकल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, या मूत्र विकार है, या उनमें किसी और है, या उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या उनको मासिक धर्म में कोई दिक्कत आ रही है, या किसी के ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ रही है, या किसी को और कुछ चीज़ें बन रही है, तो इससे आपको कौन करता है? प्राकृतिक चिकित्सक डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने के बाद में वो क्या करता है? हॉट बाथ लेना है, कोल्ड बाथ लेना, वो रिकमेंड करता है। टेम्परेचर अवधि मैंने आपको बढ़ा दी है, बाकी संदर्भ से किताब से पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? गर्म या ठंडे स्नान के बाद पैर तौलिए से पोंछकर पूर्ण विश्राम करना चाहिए। इस स्नान के दौरान श्वासों की गति सामान्य रखनी चाहिए, यानी कि रेस्पिरेशन रेट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, जो हम ले रहे हैं, ना तो तेज ना धीरे, नॉर्मल सांस लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्राकृतिक चिकित्सा की देखरेख में इस स्नान के में हस्त स्नान भी लिया जा सकता है, जिसे हम कोल्ड फिट बाथ या हॉट फिट बाथ भी बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या था? इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमने कोल्ड पढ़ा है, हॉट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कोल्ड के बारे में, ठंडे के बारे में। इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, किस उपचार के लिए हम इसको उपयोगी बना सकते हैं हमारी जीवन शैली में। तो पहला पॉइंट है रक्त संचालन की प्रक्रिया में सुधार होना। जो बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, वो किससे होती है? ब्लड सर्कुलेशन से। तो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होती है? बीपी की प्रॉब्लम। और जिसका सर्कुलेशन तेज है बीपी का, ब्लड का सर्कुलेशन तेज है, उसको क्या होता है? बीपी हाई। जिसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो है उसको लो। अब ये क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को नियंत्रण करता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? हाई एंड लो बीपी में संतुलित करता है। हाँ, वो कवर हो गया। पैरों में दर्द, सूजन, अकड़न, जकड़न ठीक होती है। पैरों में सूजन, अकड़न, जकड़न, दर्द आदि सब ठीक होते हैं। कौन से बात में? तापमान क्या होना चाहिए? डायबिटीज वाले को नहीं लेना चाहिए, हाई बीपी वाले को, स्वेलिंग वाले को नहीं लेना चाहिए। ये अगर किसी कोई हमारे पास रोगी आता है, उसकी बीपी हाई रहती है, डायबिटीज है, या उसके पैरों में स्वेलिंग है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन सामान्य इंसान जिसको रक्त ब्लड सर्कुलेशन सही रखना हो, बीपी लो संतुलित करना हो, पैरों में सूजन दर्द हो, तो उसके लिए दे सकते। लेकिन इसमें बोला गया स्वेलिंग इन फिट्स,
पैरों में स्वेलिंग, इसमें भी यही पॉइंट था। लेकिन ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेल्दी बॉडी की। ये फायदे हैं, हेल्दी बॉडी के फायदे हैं। रोगी के ये तो इसका लॉन्ग टाइम से रोगी, जैसे वेनिकोज वेन वाला हो गया, पैरों में और टाइप की सूजन होगी, तो उसको प्राकृतिक चिकित्सक की देख में लेना चाहिए। हर किसी को नहीं लेना चाहिए, जैसे भाई मेरे पैर में सूजन आई है, मैं सोचा मैं सीट बात ले, नहीं, मुझे पहले परामर्श जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अनिद्रा, इंसोमेनिया, नींद ना आना, सिर दर्द, माइग्रेन हो या कैंसर हेडेक हो, तनाव, टेंशन एंड स्नायु तंत्र के रोगों में यह स्थान बहुत उपयोगी होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा आदि लोगों में भी तुरंत राहत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। नक्सीर में भी रोकने में उपयोगी होता है और आँख, नाक और कान के रोगों में भी ये स्नान उपयोगी होती है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है? स्नान में कंप्लीट क्या बेनिफिट पढ़े हैं? हमने क्या बेनिफिट पढ़े इसमें? मेन स्नान में हमने मेन स्नान के बेनिफिट पढ़े थे कि वे मूत्र रोग ठीक होते हैं, इंटीमेशन पावर, शरीर की गर्मी शांत होती है, मन शांत और प्राकृतिक रहता है, प्रफुल्लित और उठ जाता है इससे। पेट के रोगों में स्नान उपयोगी होता है, महिलाओं की समस्याओं में ठीक होता है और यूट्रस से जुड़ी। लेकिन हमने फिट बात में क्या पढ़ा? पैरों के स्नान से। पैरों के स्नान दो टाइप के स्नान होते हैं। क्या क्या स्नान होते हैं पैरों के? ठंडे पानी के, गर्म पानी के, अलग अलग इनके तापमान बताए गए हैं। 39 to 43, 7 to 18 डिग्री। डायबिटीज वाले पेशेंट, हाई बीपी वाले, स्वेलिंग वाले को स्नान नहीं लेना चाहिए। अपने प्राकृतिक चिकित्सक की परामर्श जरूर लेनी चाहिए। वो रिकमेंड करे वो स्नान लेना चाहिए। इस स्नान से क्या क्या फायदे होते हैं जो अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था? आँख, नाक, कान के रोगों में नोज ब्लीडिंग, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, खांसी, जुकाम आदि में भी तुरंत राहत मिलती है। अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव, स्नायु वायु, इसमें भी पैरों की दर्द, स्वेलिंग, अगलन, जगलन, हाई बीपी मेंटेनेंस, द ब्लड शुगर, द ब्लड सर्कुलेशन, इन सब के लिए उपयोगी होती है। और लास्ट पॉइंट अपना क्या बताता उसमें? हाइड्रोथेरेपी में लास्ट पॉइंट क्या बताता? एनीमा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एनीमा के बारे में क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज एनीमा? तो एनीमा क्या है? नवनीत, एनीमा क्या होता है? अब पूरी डिटेल बताते, सुनो। एक विशेष यंत्र के द्वारा जल से बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की शुद्धि प्रक्रिया को एनीमा कहा जाता है। तो एनीमा एक प्रोसेस होता है। इसमें मेन चीज क्या होता है? एक विशेष यंत्र होता है, जैसे कोई पाइप हो, कोई ट्यूब हो, उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए, कुछ रसायन हो गए, उसका हम घोल तैयार करके उसकी इंटेस्टाइन यानी कि कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल या लार्ज? बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की क्या कराते हैं? शुद्धि, यानी कि उसकी क्लीनिंग, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसको वॉश आउट कराना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसे आंतर स्नान यानी कि आंतों का स्नान, जल बस्ती, कोलन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो एनीमा के कितने नाम होते हैं? जल बस्ती, कोलन थेरेपी और आंतरिक स्नान या फिर एनीमा, कितने नामों से जाना जाता है? मेन काम क्या होता है दोबारा मैं बताता हूँ। कोलन की क्लीनिंग, लोअर इंटेस्टाइन की क्लीनिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कि बहुत नाम से हम इसको बोलते हैं, लेकिन मेन काम देसी भाषा होता है अपनी बड़ी आंत की सफाई करना ही एनीमा का काम होता है। एक विशेष टाइम का पाइप रूपी एक यंत्र होता है, उसमें हम बहुत सारे रसायन को रिलीज करके बड़ी आंत को अपने जो टॉक्सिन्स या फिर अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको हम वॉश आउट करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब देखो क्या आता है? पशु पक्षी बीज, गोबर, मल आदि का त्याग तुरंत कर देते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि उनका खाना पीना आदि दिनचर्या प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। लेकिन मानव जब से बहुत सारे संसाधन मानव को मिले हैं,
फैसिलिटीज मिली है, वो दिनचर्या का पालन तो क्या, वो खाना भी टाइम पे नहीं करता, दिनचर्या का पालन तो क्या करेगा। तो प्राकृतिक जो प्रकृति के विपरीत जाता है, प्रकृति उसकी प्रवृत्ति बदल देती है। जो प्रकृति के विपरीत जाता है ना, प्रकृति उसकी प्रवृत्ति बदल देती है। अब जो चराचर के जितने भी जीव है, पशु पक्षी हो गए, ये प्रकृति के अनुकूल जाते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि उनका खाना पीना आदि दिनचर्या प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। मनुष्य घंटों घंटों तक शौचालय में बैठा रहता है, लेकिन फिर भी ठीक से मल त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि खाना पीना पूरी तरीके से प्रकृति के विरुद्ध करता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही कब्ज रहने लगी है। इसी वजह से आज देश दुनिया में सभी चिकित्सा पद्धतियों में एनीमिया का प्रचलन बढ़ गया है। ये एनीमिया की पद्धति आयुर्वेद में भी होती है, नेचुरोपैथी में भी होती है, एलोपैथी में भी होती है, होम्योपैथी वाले भी कराते हैं। इस पद्धति को तो कॉमन है, इसको सब कराते हैं इस पद्धति को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारत देश में एनीमिया का शुद्ध रूप बस्ती क्रिया होता है। मेन भारत में देश में क्या किस नाम से जानते हैं, बस्ती क्रिया। हमारे देश के ऋषि मुनि योगी बस्ती क्रिया का अभ्यास नदी के बहते हुए शुद्ध जल में खड़े होकर गुदा द्वारा यानी कि एनस से पानी खींचकर करते थे। Whenever we water intake by help of mouth and whenever we water intake by help of anus, that not a intake, that's a इंटीम का मतलब क्या होता है, इनटेक का मतलब क्या होता है, हम मुंह से पानी पीते हैं और वो क्या करते हैं, समुद्र में जल स्नान करते हुए रेक्टम से प्लांट अपना पानी खींचते थे, एनस मल द्वार से पानी खींचते थे और ये क्रिया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बस्ती क्रिया थी, बहुत ही प्राचीन क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है इसमें त्रिदोष का नाश हो जाता है, तीनों दोषों का नाश हो जाता है। त्रिदोष क्या होते हैं जी, नाश हो जाता है, आते एकदम शुद्ध हो जाती है, शरीर में शक्ति व ऊर्जा का संचार होता है। पहले बस्ती क्रिया का अभ्यास योग साधक व स्वस्थ व्यक्ति ही करते थे। कुछ वर्षों तक, पहले सुनना, पहले इस स्नान का, इस क्रिया का, इस एनीमिया का, इस बस्ती क्रिया का उपयोग योग में स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रोगी ही करते थे, लेकिन कुछ सालों से रोगी भी कर रहे हैं। रोगी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाशक है। अब इसमें क्या बताया गया है, कुछ वर्षों तक प्राकृतिक चिकित्सा में यौगिक एनीमिया अर्थात बस्ती क्रिया का प्रचलन था। अब उसका मतलब क्या है, अगला पॉइंट क्या बताया, उकड़ू बैठकर नली का एक सिरा, यानी कि सिरा यानी कि टोटी, उसका टोप, उकड़ू बैठकर नलकी का एक सिरा या उसकी टोटी, उसकी टोप में लगाया जाता था और दूसरा सिरा गुदा द्वार में डालकर पानी यानी कि बड़ी आंत में की तरफ बढ़ाया जाता था। यानी कि प्लास्टिक पाइप लेके उकड़ू बैठ के अपने एनस के थ्रू लॉर्ड इंटेस्टाइन में उसको पानी को देना है और दूसरे सिरे को कुट्टी में लगा दिया जाता है। यह बस्ती क्रिया ठंडे या साधारण जल, ठंडे एवं साधारण जल से होती थी। यह भी प्राचीन बस्ती का रूपांतरण ही था, क्योंकि यह सरल और सुविधाजनक था। आज भी कुछ प्राकृतिक चिकित्सा एनीमिया की बजाय ठंडे जल की बस्ती क्रिया को महत्व देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में के पंचकर्म, योग के षटकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा में आज एनीमिया का प्रचलन बढ़ चुका है, क्योंकि यह एक सरल व हानि रहित प्रक्रिया है। आयुर्वेद के पंचकर्म, योग के षटकर्म में तो एनीमिया का प्रोसेस इसका कहाँ पे वर्णन मिलता है, आयुर्वेद के पंचकर्मा में और योगा के षटकर्मा में। क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको एनीमिया को बस्ती क्रिया। पहले ऋषि मुनि स्नान करते टाइम ऑटोनोमस तरीके से क्रिया कर लेते थे, लेकिन जो लोग स्वस्थ रोगी थे वो भी इस क्रिया का पालन करते थे। पहले रोगी नहीं करते थे, पहले स्वस्थ और योगी ही करते थे। वो क्या करते थे, उकड़ू बैठ के एक पाइप लेते थे, एक पाइप पे सिरा लगा दिया टोटी में, यानी कि उसके टोप में, नल की टोप में, दूसरा इंटेस्टाइन में इंसर्ट कर दिया और एक सामान्य जन ठंडे पानी से किया जाता था। लेकिन आयुर्वेदा के
प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हर जिसमें एलोपैथी सबका एनीमा का यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है, अलग अलग रसायन के साथ वो होते हैं। तो योग के षटक्रम प्राकृतिक चिकित्सा में आज एनीमा का प्रचलन बढ़ चुका है क्योंकि ये सरल और हानिरहित प्रक्रिया है। बस्ती क्रिया अर्थात हाई एनीमा में सामान्य जल का प्रयोग होता है, जबकि एनीमा में रोगानुसार विभिन्न औषधियों का भी प्रयोग होता है। यानी कि हाई एनीमा और एनीमा में क्या फर्क होता है? यानी कि हाई एनीमा में तो क्या करते हैं साधारण जन का, और एनीमा में रसायन का यानी औषधि का। क्या वर्णन बताया गया है? एनीमा समय की मांग थी। एनीमा बच्चों, महिलाएं, वृद्ध और बीमार व्यक्तियों को आराम से दिया जाता था। बस्ती क्रिया एनीमा की तुलना में कठिन है। बस्ती क्रिया एनीमा की तुलना में कठिन है। वर्तमान में बाजार में कई तरह के एनीमा यंत्र मौजूद है। आजकल मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप पर आसानी से एनीमा यंत्र मिल जाता है। इसे फाउंटेन स्ट्रिंज यानी कि फाउंटेन स्ट्रिंज के नाम से भी, दूसरा नाम ग्रेविटी डक, तीसरा एनीमा पोर्ट, हिंदी में बात करें तो वृत्त, आंत्र, स्नान यंत्र और डूश और फूकना आदि के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफाइंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज एनीमा। हिंदी में प्राचीनता का हम बोलते हैं बस्ती क्रिया, लेकिन इस बस्ती क्रिया में जो यंत्र यूज होता है उसका हम क्या बोलते हैं? एनीमा पाइप। उसको क्या बोलते हैं? फाउंटेन सिरिंज हो गया, ग्रेविटी डक हो गया और एनीमा पोर्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है? हिंदी में स्नान यंत्र यानी कि क्या है स्नान यंत्र? आंत्र यानी कि आंतों का स्नान यंत्र, डूश या हुकना भी बोलते हैं। आप बोले हुकना कर दो मेरे को, हुकना क्या है? एनीमा है। डूश, डूश भी है, ये भी क्या है? एनीमा है। लेकिन इनके क्या है? इनके पोर्ट हैं। अगर मेडिकल शॉप पे जाने के बाद डूश पोर्ट दे दो, एनीमा पोर्ट दे दो, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इनके यंत्र के नाम हैं, इन नामों से जाना जाता है। एनीमा लेने की विधि: मिट्टी पट्टी ठंडा गरम का सेक करने के बाद एनीमा लेना अच्छा रहता है। कब अच्छा होता है? मिट्टी पट्टी तो सबसे पहली क्रिया कौन सी होती है? हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ी। सबसे पहले मिट्टी पट्टी थी ना। तो जितनी भी क्रिया हम करते हैं सबसे पहले मिट्टी पट्टी करेंगे, उसके बाद कौन सी करेंगे? क्या? ठंडा गरम से, ठंडा गरम से, फिर कटी स्नान, कटी स्नान, यानी कि सीक्वेंस से चलाना पड़ेगा सारा। अब क्या है? मिट्टी पट्टी के में क्या करते हैं? लेना चाहिए। उसके बाद में क्या है? जिसमें आंतों का मिट्टी पट्टी ठंडा गरम सेक के बाद आते नरम हो जाती हैं, जिसमें आंतों में चिपका हुआ मल अपनी जगह छोड़ देता है। एनीमा लेने से आंत इंटेस्टाइन की पूरी साफ हो जाती है। एनीमा लेने से कई विधियां प्रचलित है, किंतु प्रस्तुत पुस्तक में हम केवल 2 विधियां जानेंगे। एक होता है लाइंग ऑफ लेफ्ट साइड, एक होता है बैक, यानी हिंदी में बाई करवट लेके भी एनीमा ले सकते हैं, और दूसरा पीठ केवल लेट के। 2 ही पत्ते हैं, दाई नहीं, बाई करवट लेके और पीठ केवल, 2 ही पत्ते हैं, और दोनों का वर्णन इस किताब में है। किताब में अच्छे से पढ़ना, आपको ज़्यादा जरूरत है पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जरूरी पॉइंट है। प्रथम विधि में क्या बताया गया है? एनीमा यंत्र में रोगानुसार सादा पानी, गुनगुना पानी या औषधि युक्त जल डालकर उसे एनीमा कक्ष में दीवार या किसी स्टैंड पर लटका दिया जाता है। यानी कि कोई स्टैंड पे लटका दिया, एक पाइप में, किसी पोर्ट में, बर्तन में, सादा जल, औषधि जल, ठंडा पानी, कैसा भी रोग अनुसार लटका दिया जाता है। एनीमा लेने वाली व्यक्ति को तख्त पर लेटा दिया जाता है। कौन सी पोजीशन में? बाई। अच्छा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जब डॉक्टर हिप्स पर यानी कि कुल्लों पर, हिप्स पर इंजेक्शन लगाते समय दाई बाई करवट लेटाते हैं, वैसे ही इसमें भी हम बाई करवट लेटाया जाता है। रात्रि को हम जैसे बाई करवट सोते हैं, ऐसे स्थिति में एनीमा लेने वाले व्यक्ति को भी लेटना चाहिए। और क्या बताया गया इसमें? इसके बाद एनीमा कैथेटर को, जो एनीमा का जो कैथेटर होता है, पाइप होता है, उस पर हल्का तेल लगा के, यानी कि लुब्रिकेंट, क्योंकि लुब्रिकेंट या नाइट्रोग्लिसरीन जिसमें कल भी बताया था, या कहीं मेडिकेटिव ऑयल जो हब से निर्मित हो, उनकी हेल्प से हम एनीमा के कैथेटर को क्या करते हैं? हल्का वेट करके उसको रेक्टम में यानी कि एनएस तक, बाय हेल्प ऑफ एनएस हम रेक्टम को इंसर्ट करते ताकि लार्ज इंटेस्टाइन में जा सके। दूसरा इसमें क्या बोला गया है? इसमें
वो इसमें ये बोला गया है। हाँ, आधा लीटर 500 ml से लेकर 1.5 लीटर तक पानी गुदा द्वार में बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इसके बाद कैथेटर को हटाकर 10 से 15 मिनट टहलने को कहा जाता है कि भाई टहल के आ जाओ, ताकि सारे जो चिपचिपा पदार्थ है टॉक्सिन्स, वो ताते तो मिट्टी पट्टी ने छुड़वा दी और आधे क्या किया पानी ने। अब क्या होश में। इसके बाद सोच की इच्छा होने पर 2-3 बार सो जाते हैं, जिसमें बड़ी आंत पर अच्छे से साफ हो जाती है। दूसरी विधि कमर के बल उल्टा जाकर, इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम एनिमा कैथेटर को उपयुक्त बातें बताई गई है, वो इसके अनुरूप ही होती है। एनिमा लेने के लेटने की विधि में अंतर होता है, सिर्फ दूसरे क्या है, बाकी संपूर्ण प्रक्रिया समान ही रहती है। वैसे धीरे धीरे आंत में पानी चढ़ाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन दोनों ही द टोनिक एनिमा व रक्त प्रशालिका बस्ती कहा जाता है, दोनों ही पद्धतियों को, और दोनों ही तरीके से हम एनिमा ले सकते हैं। विशेष क्या होता है, एनिमा सुबह शाम सोच जाने के बाद ही लेना चाहिए। सुबह शाम सोच जाने के बाद में, भोजन करने के 5 घंटे बाद ये एनिमा लेना चाहिए। भोजन करने के 5 घंटे बाद। अगर मान लो कोई पेशेंट आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 5 घंटे से पेट खाली है, खाली पेट है, तो कितने घंटे होना चाहिए 5 घंटे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। हाईएस्ट जिनका रेट ऑफ डाइजेशन क्या होता है 5 to 6 आवर्स, स्लो डाइजेस्टिंग। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एनिमा में 1 घंटे बाद ही भोजन करना चाहिए। एनिमा 5 घंटे पहले के बाद में देना चाहिए खाना खाने के बाद। दूसरा 1 घंटे बाद हम खाना खिला सकते हैं एनिमा के बाद में। तख्त या बेंच आदि में हो तो जमीन पर फर्श पे भी हम चटाई बिछा के भी एनिमा पाइप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल की जैसी फैसिलिटी है वैसे। प्रारंभ में एनीमिया प्राकृतिक चिकित्सा के दिशा निर्देश में लेना चाहिए। कुछ दिनवान व्यक्ति स्वयं भी एनीमिया ले सकता है। एनीमिया अर्थात गर्म और ठंडा पानी से नहीं लेना चाहिए। अधिक ठंडा या अधिक गर्म पानी से एनीमिया नहीं लेना चाहिए। सामान्य पानी, सामान्य टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनीमिया लेना चाहिए। अधिक कमजोर रोगी को एनीमिया नहीं लेना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा कमजोर है उसको एनीमिया नहीं लेना चाहिए। अब पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट, एनीमिया के लाभ। एनीमिया के लाभ क्या होते हैं? हाँ, उससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ। एनीमिया अधिक दिन तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना चाहिए। एनीमिया का यूज है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं करना चाहिए। और 6 महीने के बच्चों से लेकर 100 साल से बुजुर्ग में हम किसी को भी एनीमिया दे सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना। 6 महीने से लेकर 100 साल तक किसी को दे सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बाय हेल्प ऑफ एनीमिया इंटेस्टाइन की क्लीनिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जिसको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन, उसको फाइबर भी खाना चाहिए, खाना भी लेना चाहिए, संपूर्ण आहार भी लेना चाहिए, डाइटर भी, फाइबर भी। एनीमिया के लाभ क्या होते हैं? एनीमिया त्रिकोशनाशक है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा एनीमिया को सब रोगों की दवा अर्थात सर्व रोगनाशक मानते हैं। पॉइंट नंबर 2, गठिया, बवासीर, पुराने से पुराना कब्ज, रक्त विकार, अजीर्ण, मंदाग्नि आदि रोगों को ठीक करते हैं बाय हेल्प ऑफ एनीमिया। नंबर 3, चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, खाज खुजली, दाद आदि रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। क्यों? ये भी ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंटेस्टाइन में कचरे से ही ये प्रॉब्लम होती है सारी चीजें। सही बात तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एनीमिया लेने से आंतें शक्तिशाली बनती है। एनीमिया लेने से सभी प्रकार के धातु रोग मिटते हैं। किडनी एवं मूत्राशय से संबंधित रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है, अतः ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा व शक्ति का संचार संपूर्ण शरीर में हो जाता है। डिलीवरी टाइम यानी कि प्रसव पीड़ा जब स्टार्ट होता है, यानी कि लेबर पेन, पूर्व गर्भवती महिला को विशेष एनीमिया देने से डिलीवरी पीड़ा रहित नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है एनीमिया से। मन शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिनाशक क्षमता बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त भी और नेत्र ज्योति भी बढ़ जाती है। क्योंकि इंटेस्टाइन बोला जाता है अपने बादेशी भाषा में, पेट सफा हर रोग दफा। पेट में प्रॉब्लम होने से देखो कितनी बीमारियों से हम निजात पाते हैं बाय हेल्प ऑफ थेरेपी। ये जितनी भी हमने 7 से 7 थेरेपी बढ़ी है वो सिर्फ पेट के रोगों के लिए। ये पेट से जुड़ी रोग मेन था एब्डोमेन, आमाशय के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक परामर्श
अपनी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से, उसकी रोगी के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, क्या लंबे पीरियड से है, कितने क्रोनिक डिजीज के हिसाब से अलग अलग पद्धतियों से उसका उपचार करता है। ये 7 थेरेपी थी आपकी। कुछ पॉइंट और है बेनिफिट्स के, वो भी मैं बता देता हूँ। सभी प्रकार के बुखार में भी एनीमिया दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी, जुकाम में, पेट दर्द, सिर दर्द, पीलिया, कृत्रिम संक्रमण आदि में भी एनीमिया दे सकते हैं। कहने का मतलब है A to Z बीमारियों में हेल्दी बॉडी और अनहेल्दी इंसान ये एनीमिया ले सकता है। लेकिन अगर एनीमिया के बेनिफिट पूछे जाए तो हमने आपको पढ़ाए थे एनीमिया के क्या क्या फायदे होते हैं। अब आपका लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक बचा है इसमें, वो क्या बचाता है इसमें, क्या बचाता है इसमें थेरेपी में? बैंड थेरेपी, वेट बैंड थेरेपी, यानी कि जलपट्टी। पढ़ाया था ना मैंने कल, तो जलपट्टी। तो लास्ट पॉइंट जलपट्टी का बचा है, उसको हम परसों की क्लास में कवर करेंगे और कल का अवकाश रहेगा। और ये जितने भी पॉइंट है इसको अगर आप अभी इसको बेस क्लियर करते चलोगे, आप इस वीडियो को 2-3 बार समझे, कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप में वो चीज आप पूछ सकते हो। आपकी जो भी कोई क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।